नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली जो क्लास रही थी उस क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान के अंतर्गत कृषि की विशेषताएं और उसके महत्व के बारे में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि के प्रकार तथा विभिन्न जो फसलें हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने उसकी विशेषताएं, राजस्थान में कृषि के महत्व के बारे में डिस्कस किए और आज जो है हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जो कृषि है उस कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, कृषि के कौन कौन से प्रकार राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान एक काफ़ी विविधतापूर्ण राज्य है। यहाँ पर भौतिक, भूतात्विक, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, हर प्रकार की भौगोलिक दशाएं यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हर क्षेत्रों में कृषि के उपकरण, कृषि की विभिन्न तकनीकें और कृषि के विभिन्न साधन यहाँ पर काम में लाए जाते हैं। अतः इन विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप ही राजस्थान में कृषि की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ यहाँ पर अपनाई जाती हैं। ये पद्धतियाँ हजारों सालों से प्रयोगों, परंपराओं एवं प्रयासों के प्रतिफल के बाद हमारे सामने उभर कर आई और इन पद्धतियों को अपनाकर अथक परिश्रम से राजस्थान का एक किसान राज्य की जनता को भरण पोषण करता आया है। राजस्थान के अंदर हम कृषि के प्रकारों की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत कृषि का जो प्रमुख पहला प्रकार जो है, जिसे वालरा या झुमिंग या स्थानांतरणशील पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। वैसे जो झूमिंग शब्द है वह नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि के अंतर्गत जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग जो वनांचल है, जंगल है, वहाँ पर शिव भक्त जो भील है वो अनादिकाल से जंगलों को जलाकर उसकी राख युक्त, जिसके अंतर्गत फास्फोरस पाया जाता है, के स्थान पर मक्का बोता आया है। तो वह जंगलों को काट देता है और काटने के बाद उसकी जलाने के बाद जो उसकी राख युक्त जो भूमि रहती है उसमें बारिश होने पर मक्का उगा देता है और वह उस प्रकार से फसल को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये जो विशेष पद्धति है वह मेवाड़ तथा जो वागड़ प्रदेश, जिसे हम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में की जाती है। खेत से 2-3 वर्ष तक फसल प्राप्त की जाती है और उसके बाद जब उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है तो उस खेत को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर ऐसे ही पुनरावृत्ति की जाती है। जंगल काटे जाते हैं, जलाए जाते हैं और वहाँ पर खेती की जाती है। इस कारण इसे कर्तन एवं दहन कृषि या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है उसको राजस्थान के अंतर्गत तो वालरा कहा जाता है। आसाम यानी नॉर्थ ईस्ट जो भारत है उसमें झूम, मध्य प्रदेश में से कुमारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही विश्व के अलग अलग भागों में से चैनिया, लद्दाख, मिल्पा, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अब इस पद्धति से होता क्या है कि आदिवासी जो रूढ़िगत अविकसित जो तरीके इस प्रकार से अपनाते हैं तो उससे जंगल धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, पर्यावरण की समस्याएं बढ़ती हैं। जंगल कम होने से वालरा कृषि बहुत कम हो गई है। अभी वर्तमान समय में इसे स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर है आपके शुष्क कृषि, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो राजस्थान के अरावली के जो पश्चिमी भाग है या जो मध्य तटस्थ जो क्षेत्र हैं, ट्रांजिशनल जो जोन्स है, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ पर शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। तो मुख्य रूप से राजस्थान के संदर्भ में देखें तो जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, टोंक, करौली, इन सभी जिलों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत गंगा नहर का क्षेत्र है या मारवाड़ नहर का जो क्षेत्र है, में यह पद्धति अब लागू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नहरी पद्धतियों से काफ़ी अधिक पानी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति वहाँ पर देखने को नहीं पाती। इस पद्धति में क्या किया जाता है कि बारिश होने के साथ खेत की जुताई और बुआई प्रारंभ कर लेते हैं। हर सप्ताह आवश्यकता अनुसार बुआई जुताई की पुनरावृत्ति की जाती है, यानी खेत को खड़ा जाता है, फिर उसके बाद जैसे ही बारिश हो जाती है उसके बाद वापस कढ़ाई की जाती है। तो इस प्रकार से जो ऊपर की जो नमी है वो नीचे चली जाती है और नीचे से सूखी वाली ज़मीन वापस ऊपर जाती है, यानी काफ़ी गहराई तक पानी को
इसको भूमि के अंदर भेजा जाता है तो उसकी नमी जो है वह बनी रहती है। तो इस प्रकार से उसको तवी, जिसे तवी कह सकते हैं या फिर हेरो कहते हैं, तो उस यंत्रों के माध्यम से मिट्टी को उसमें बार बार पलटा जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया की जाती है तो उसमें नमी काफ़ी अधिक मात्रा में संरक्षित रह जाती है और फसल बोने के लिए उपयुक्त तापमान वहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसा ही बुआई का मौसम आता है तो वहाँ पर बारिश कर दी जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें शुष्क कृषि कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है वो सिंचित कृषि है। अब सिंचित कृषि में जहाँ से 10 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पर फसलों की जो सिंचाई होती है वो नहरों, कुओं, बांधों, तालाबों से पानी की पूर्ति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद इत्यादि जिलों के अंतर्गत की जाती है। कृषि का नेक्स्ट जो प्रकार है जिसे आर्द्र कृषि या ह्यूमिड एग्रीकल्चर कहा जाता है, और जहाँ पर बारिश अधिक होती है और मिट्टी में अधिक समय तक वहाँ पर पानी रुक जाता है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहाँ पर ये खेती की जाती है। तो राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो कोटा, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़, बनास एवं साबरमती के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पर काली और कांपी मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है जिसके अंतर्गत चावल, कपास, गेहूँ, विभिन्न प्रकार की उद्यानिक फसलें, गन्ना, मक्का, ज्वार, अरहर जैसी दालें वहाँ पर उगाई जाती हैं। राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, यानी योजना काल जब पूर्व था उससे पहले राजस्थान के अकाल पड़ते थे, खाद्यान्न की कमी थी, सिंचाई के साधनों की काफ़ी कमी थी, फसलें बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो यही कारण है कि राजस्थान के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना यानी 1951-52 से लगाकर अब तक विभिन्न स्तरों और विभिन्न आयामों और विभिन्न उपादानों में इस प्रकार की वृद्धि हुई है। हर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यहाँ कुछ न कुछ नवीनतम देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना में क्या क्या परिवर्तन राजस्थान की कृषि के अंतर्गत देखे गए हैं, तो सबसे पहला जो परिवर्तन है वह कृषि सूचकांक है, इंक्रीजेज इन इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि सूचकांक की बात करें तो राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन ग्रामीण जीवन का आधार है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास को यहाँ पर गति मिली है। कृषि फसलों के नीचे का जो क्षेत्र है या उत्पादन में भी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी अधिक वृद्धि देखने को मिली है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कह सकते हैं कि कृषि का जो प्रतिशत है राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो पंचवर्षीय योजना काल में कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। राज्य अपनी जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति कर सका है और आत्मनिर्भर बन सका है। तो इस प्रकार से कृषि उत्पादन धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा है। तो पंचवर्षीय योजनाओं से पहले की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत जो कृषि उत्पादन था वो काफ़ी कम था। अगर हम बात करें कुछ वर्षों की, तो पिछले कुछ वर्षों का अगर उदाहरण ले लें, 3-4 वर्षों का उदाहरण ले लें, तो सन 2001-2 की बात करें तो यहाँ पर जो खाद्यान्न था वो केवल 140 लाख टन हुआ करता था, जो बढ़कर अगर 13-14 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 206 लाख मैट्रिक टन पहुँच चुका है, यानी काफ़ी अधिक कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का विस्तार हुआ है, तो पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न प्रकार के बंजर भूमि या ऊसर भूमि या अनुपयोगी जो भूमि थी या जो पड़त भूमि थी, जो फैलो लैंड्स थे, उनको वैज्ञानिक तरीकों से या वैज्ञानिक तकनीकों से, उपकरणों, रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से उसे कृषि योग्य बनाया गया। इस प्रकार से कृषि का जो क्षेत्र है वह इन योजना कालों के अंतर्गत काफ़ी अधिक बड़ा है। योजना काल के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उसमें भी काफ़ी अधिक वृद्धि देखने को मिली है। सन 1951 की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत मात्र 3 गांव जो है वो विद्युतीकृत 1951 के अंतर्गत थे, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर लगभग कैसा कहा जा सकता है कि लगभग 40,000 जो गांव है वो विद्युतीकृत हो चुके हैं। तो ये वृद्धि न केवल गाँवों के अंतर्गत बल्कि
कुओं और नहरी जो सिंचाई के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कृषि कनेक्शनों में भी वृद्धि हुई है, जिससे आपका जो पानी निकालने का, भूमिगत जल को बाहर निकालने का जो कार्य है बढ़ा है। इसके साथ साथ वहाँ पर सिंचित क्षेत्र की बात करें या विभिन्न प्रकार की अन्य जो मशीनरी का जो उपयोग है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो फर्टिलाइजर्स है, तो ये जो सुविधाएं हैं वो किसानों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बढ़ी है। फिर बात करते हैं उर्वरकों के उपयोग की बात करें। उर्वरकों का जो प्रयोग है वो राजस्थान के अंतर्गत इन योजनाओं से पूर्व यानी पंचवर्षीय योजनाओं से पूर्व काफ़ी कम किया जाता था और इसके प्रयोग में निरंतर धीरे धीरे वृद्धि हुई है, जिसके लिए जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस बढ़ती जनसंख्या के लिए जो खाद्य की जो आपूर्ति है वो काफ़ी अधिक संभव हो पाई है। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नत बीजों एवं कीटनाशकों का प्रयोग। ये भी पूरा का पूरा आप कह सकते हैं उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित देखा जा सकता है। फसलों को कीड़ों एवं बीमारियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के और साथ ही साथ उत्तम उत्पादन लेना हो तो हमें बीजों को भी उपचारित करना पड़ता है और कीटनाशी औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है वो बीज भी तैयार करती है और किसानों को वितरित करती है। ये सभी जो कार्य है यानी राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की बात करें या केंद्रीय राज्य जो फॉर्म सूरतगढ़ के अंतर्गत है या कृषक भारत कोऑपरेटिव लिमिटेड, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, तिलम संघ, ये सभी जो कंपनियां हैं या विभिन्न जो संस्थान हैं ये पंचवर्षीय योजनाओं का ही परिणाम है। इसी प्रकार से राजस्थान सीड कॉरपोरेशन की बात करें, राजफेड की बात करें, दुर्गापुरा बीज विदायन केंद्र की बात करें, तो इसके साथ साथ विभिन्न जो बीजों की अलग अलग प्रकार की जो किस्में हैं उसको भी विकसित करने का जो श्रेय है इन्हीं संस्थाओं को जाता है। तो इस प्रकार से उन्नत बीजों का और कीटनाशकों का प्रयोग इन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद बढ़ा है। फिर बात करते हैं कृषि विस्तार एवं शिक्षा अनुसंधान। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि नवीनतम जो कृषि ज्ञान है को समयबद्ध या समेकित या योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाने या कृषि उत्पादन को बढ़ाने को हम कृषि विस्तार कहते हैं। राजस्थान में कृषि विस्तार की योजना 1970-1980 के दशक में आशातीत उन्नति उसने की थी। घर घर खेत खेत में विस्तार की योजनाओं से कृषकों को लाभ दिया गया। उन्नत बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों एवं समय समय पर तकनीकी ज्ञान के आधार पर कृषि को नए आयाम दिए गए, विकास को बढ़ाया गया। इस दृष्टि से राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, श्री करण नरेंद्र महाविद्यालय, जॉबनेर, संगरिया एवं केंद्र एवं राज्य की सहायता से विभिन्न प्रकार के कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं कृषि अधिकारियों की नियुक्तियों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में हमने काफ़ी अधिक विकास किया है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कृषि की नई नई तकनीकों को हमने अपनाया है और उससे हमारे यहाँ पर कृषि का उत्पादन बढ़ा है। भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाए गए। हरित क्रांति जो चली थी तो उसके बाद की बात हमने विभिन्न प्रकार की व्यू रचनाएं रची हैं और किसानों में कृषि के प्रति लाभ की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ी है। कृषि कार्य को कृषक एवं उपयोगी एक व्यापार मानने लगा है। किसानों की खातेदारी के अधिकार मिलने से, जागीरदारी और जमींदारों के जो शोषण से मुक्ति मिलने के बाद या उचित लगान का निर्धारण करने के बाद, जोतों की सीमाओं का निर्धारण करने के बाद किसानों का कृषि के प्रति रुझान बढ़ा है। किसान पूरी तन्मयता से कृषि कर राज्य के आर्थिक विकास में सहयोगी बनने लगा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया है और उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की जो लाटा प्रणाली या विभिन्न प्रकार की जो जमींदारी प्रणाली है उससे थोड़ा बहुत राहत प्रदान करने की कोशिश की गई है। फिर बात करते हैं भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि यानी लैंड कंजर्वेशन का जो कार्य चला था उसके अंतर्गत राजस्थान राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। शुष्क खेती को आधार प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न भू संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, माडा योजना, मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम, गुण नियंत्रण कार्यक्रम, क्षारीय एवं लवणीय भूमि सुधार कार्यक्रम, इस प्रकार की जो भूमि संरक्षण की जो विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई गई जिसके माध्यम से कृषि विकास में एक नया सोपान ग्रहण किया गया। इसी प्रकार से राजस्थान में 7वीं पंचवर्षीय योजना जब लगाई गई थी तो सन
लगभग 50,000 कृषि यंत्र अनुदान पर वहाँ पर सुलभ करवाया गया है। तो इस प्रकार से हर साल यहाँ पर ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, जेसीबी के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं और कृषकों को वहाँ पर अनुदान के आधार पर विभिन्न प्रकार के नवीन कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे खेती पर जो लागत है उसको कम करने का कार्य शुरू किया गया। इसी प्रकार से कृषकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उसको उर्वरकों में विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान, सब्सिडी प्रदान की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ऋण योजनाएं, अंत्योदय योजनाएं, नाबार्ड, सिडबी, इस प्रकार की विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो किसानों के हितों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं और किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभिन्न फसलों की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से रबी, खरीफ और जायद, ये 3 फसलें बोई जाती हैं। रबी का जो काल रहता है वह रहता है सर्दियों के अंदर बोने का। खरीफ जो रहती है बारिश के समय जो बोई जाती है, जो बारिश के समय बोई जाती है, यानी आपके अप्रैल, मई, जून के अंतर्गत बोई जाती है और मई, जून के बाद उसको नवंबर यानी सर्दियों के अंतर्गत काट दिया जाता है, वो आपके खरीफ फसल कहलाती हैं। जो सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना की बात करें, और अभी वर्तमान के समय में जो अप्रैल में कट चुकी हैं, वो आपकी रबी की फसलें थी। इन दोनों के बीच का जो टाइम रहता है तो उसके अंतर्गत जायद फसलें बोई जाती हैं, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें बोई जाती हैं। फसलों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उसमें एक तो होती हैं खाद्यान्न फसलें और एक होती हैं आपकी व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, चना को रखा जा सकता है और व्यापारिक फसलों के अंतर्गत हम कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन इत्यादि को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार से विभिन्न जो फसलें हैं वो देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगली जो कक्षा रहेगी उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।